तो देखो ध्यान से, हमें फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट में कवर करना था, आपको पहले भी बोला था, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हमें दो पार्ट में कवर करना था। सबसे पहले मैंने फोटोसिंथेसिस में क्या बोला था कि ये देखिए, आपको फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने CO2 इन्वॉल्व होंगे। आंसर है 6 CO2। सर क्यों? क्योंकि आपको एक ग्लूकोज बनाना है और एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो कार्बन कौन डोनेट करेगा? CO2 से आएगा, ठीक। लेकिन एक CO2 में आपको डालना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर है। हाइड्रोजन कौन डोनेट करेगा? वो वाटर डोनेट करेगा। एक CO2 को चाहिए 2 हाइड्रोजन डोनर, तो 6 CO2 है, तो टोटल चाहिए 12 वाटर मॉलिक्यूल। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? अब सिंपल कहानी है कि सबसे पहले सनलाइट गिरने वाली है, आपकी सनलाइट है, सनलाइट आएगी। हाँ, सनलाइट आया, सनलाइट गिरेगा प्लांट पे, तो प्लांट क्या करेगा? आपके ऊपर में सनलाइट है, आप क्या करो? तो बोले सर हमारे अंदर कोई कैपेसिटी तो है नहीं कि उस सनलाइट को पकड़ सके, लेकिन प्लांट के अंदर पिगमेंट है, ये पिगमेंट इस सनलाइट को ट्रैप कर लेगा। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्या है? पिगमेंट है। सर कौन सा पिगमेंट है ना? तो कई सारे पिगमेंट है जो लाइट को पकड़ते हैं ना, जिसमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल। लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आज हमारा जो टॉपिक है कि कैसे क्लोरोफिल ये पिगमेंट लाइट को पकड़ेगा। बोले सर लाइट को पकड़ने के लिए ना ये सारे पिगमेंट ना आपस में मिल करके फोटो सिस्टम बनाएंगे। ये जो पूरा पिगमेंट है वो आपस में मिल करके फोटो सिस्टम बनाएंगे और फोटो सिस्टम के हेल्प से लाइट को पकड़ा जाएगा। बोला ठीक है, कैसे पकड़ेंगे? देखे, तो ये मिल करके अभी क्या बनाने वाले? फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम लाइट को पकड़ेगा, उसके एनर्जी को कन्वर्ट करेगा एटीपी में। तो ये आज का प्रोसेस है जो पढ़ना है हमें, फोटो फॉस्फोराइलेशन। कैसे एटीपी बनने वाला है इसको डिटेल से करेंगे। फोटो फॉस्फोराइलेशन बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। बोले ठीक है सर। एंड द सेकेंड, ये सनलाइट वाटर पे गिरेगा और वाटर को तोड़ेगा। ये सनलाइट वाटर पे गिरेगा और वाटर को तोड़ देगा। सर वाटर के अंदर क्या है? वाटर को तोड़िए, तो वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए, इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए आएगा NADP+, और ये हाइड्रोजन को पकड़ करके 12 वाटर है तो 12 NADP+ आएगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। कैसे होगा आज बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। आज हमारा डिटेल से टॉपिक यही है। सर वाटर टूट गया तो ऑक्सीजन क्या हुआ? तो वाटर के जितने ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। वाटर के अंदर में जितने ऑक्सीजन है, सर वाटर 12 है तो 12 ऑक्सीजन है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल मतलब 12 एटम ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। तो यही जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक कहलाता है लाइट रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट रिएक्शन, कि कैसे सनलाइट गिरेगा, पिगमेंट कैसे पकड़ेगा और पिगमेंट के हेल्प से एटीपी कैसे बनेंगे। प्रोसेस 1, सनलाइट से वाटर टूटेगा क्यों, और टूटने के बाद में NADPH कैसे बनेगा, और ये ऑक्सीजन को कैसे रिलीज करेगा। तो पूरा जो रिएक्शन आपको मैंने अभी बताया, इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा लाइट रिएक्शन ही है ना। अब हम लोग ध्यान से लाइट रिएक्शन को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा तभी ये क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो इससे आते हैं क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट, और इस बार आया भी था। इस बार नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको एक फोटो सिस्टम बनाना है। ध्यान से सुनिए। सर फोटो सिस्टम क्या होता है?
ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रोटीन के हेल्प से अटैच है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग फोटो सिस्टम कहेंगे। तो फोटो सिस्टम में सबसे पहले एक होगा रिएक्शन सेंटर। सर रिएक्शन सेंटर में क्या है? रिएक्शन सेंटर के अंदर में है क्लोरोफिल ए स्पेशल वाला, स्पेशल एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 1 है। तो जो स्पेशल क्लोरोफिल है वो 700 के लाइट को, 700 नैनोमीटर के लाइट को सबसे ज्यादा पकड़ना पसंद करता है, इसलिए हम इसे P700 भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? P700 भी कहेंगे। ये हो गया आपका रिएक्शन सेंटर। बोलो ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन सेंटर को सपोर्ट करने के लिए, रिएक्शन सेंटर क्या है? एक क्लोरोफिल ए, स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। इसे सपोर्ट करने के लिए यहां पर डिफरेंट क्लोरोफिल ए भी होगा, यहां भी क्लोरोफिल ए होंगे, लेकिन वो अलग लाइट को पकड़ेंगे। वो 700 को नहीं पकड़ रहा है, वो 665 को पकड़ रहा है ना, 660 वाले वेवलेंथ को पकड़ रहा है, 640 वाले को पकड़ रहा है। तो वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए स्पेशलाइज्ड है, और जो 700 को पकड़ेगा उसे रिएक्शन सेंटर कहेंगे। और सपोर्ट करने के लिए कौन है? क्लोरोफिल बी, ये भी अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को पकड़ेगा। इसके अलावा कौन होंगे? कैरोटीन होगा, ये भी अलग वेवलेंथ के लाइट को पकड़ेगा। और लास्ट में कौन होगा? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। तो ये पूरा का पूरा आप छोड़ दीजिए, किसे? रिएक्शन सेंटर को छोड़ दीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं LHC या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल सर काम कैसे करेगा? ध्यान से सुनिए। लाइट के अंदर एनर्जी है, अब लाइट आया ना, अब लाइट में एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो डायरेक्टली इस पे नहीं गिराना है, डायरेक्टली लाइट जो है रिएक्शन सेंटर पे नहीं गिरना चाहिए, तो वो खराब हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। जो भी सनलाइट से एनर्जी चलेगा उसके अंदर में एक एनर्जी है, तो इसे पार्टिकुलर एनर्जी ही चाहिए। जैसे मान लो इसे 65% वाला एनर्जी चाहिए और आ गया 80% वाला, 90% वाला, 100% वाला, ज्यादा एनर्जेटिक आ गया। अगर ज्यादा एनर्जेटिक आ गया तो क्या करेगा भाई? तो बोलेगा वो तो खराब हो जाएगा, रिएक्शन सेंटर खराब हो जाएगा। इसलिए जो आपका सनलाइट आएगा सबसे पहले गिरेगा कहां? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। मान लिया 100% वाला आ गया, ठीक है। यहां थोड़ा एनर्जी को इमिट कर देगा, एनर्जी को घटेगा, एनर्जी कुछ लॉस हुआ, फिर वो कहां चला गया? दूसरे पिगमेंट में। एनर्जी का थोड़ा लॉस हो गया, मान लो 1% का लॉस हो गया, फिर ये दूसरे पिगमेंट में जाएगा, थोड़ा सा लॉस होगा। तो धीरे धीरे ये एनर्जी को डिग्रेड कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तभी तो नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट के एनर्जी को मिनिमाइज करना। धीरे धीरे ये घूम रहा है, एक से दूसरे में घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। जब इसका एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में पहुंच जाएगा, जब इसका एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में पहुंच जाएगा, तब ये इंटर करेगा कहां? आपके रिएक्शन सेंटर पे। तो सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गया, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी अगर ज्यादा है तो एनर्जी को घटाइए, एनर्जी को घटाएंगे तो धीरे धीरे एनर्जी घटते जाएगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर होते जाएगा। और जब वो पार्टिकुलर एनर्जी पहुंच जाएगा, पार्टिकुलर वेवलेंथ पहुंच जाएगा, तब वो कहां इंटर करेगा? रिएक्शन सेंटर में। सर रिएक्शन सेंटर में है कौन? क्या है रिएक्शन सेंटर में? ध्यान से देखिए, रिएक्शन सेंटर के अंदर में बैठा हुआ है क्लोरोफिल ए। सर क्लोरोफिल ए के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए के फार्मूला को जब देखेंगे, क्लोरोफिल ए के फार्मूला को जब देखेंगे, अभी हमें नहीं जानना डिटेल में, तो फार्मूला होता है C55, कार्बन का नंबर 55 होते हैं, हाइड्रोजन है 72, ऑक्सीजन का नंबर है 5, नाइट्रोजन है 4, और सेंटर में बैठा है मैग्नीशियम। तो अभी फिलहाल आपको ये फार्मूला याद नहीं करना है, क्लोरोफिल ए का ये फार्मूला तो अभी याद नहीं करना है। बस ये मानिए कि जो रिएक्शन सेंटर है
इस रिएक्शन सेंटर के सेंटर पे कौन है? रिएक्शन सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए के सेंटर में कौन बैठा है? मैग्नीशियम ना। और आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 2। पढ़ा है ना सभी ने? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 2। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब करना क्या है? इस रिएक्शन सेंटर पे मुझे 2 सनलाइट गिराना है। सनलाइट जो आएगा वो एक फोटोन के फॉर्म में होगा, पैकेट के फॉर्म में होगा, उसके अंदर एनर्जी है, वो गिरा और इस रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। सर कहां से 2 इलेक्ट्रॉन आया? एकदम गांठ बांध लो। मैंने क्या बोला? रिएक्शन सेंटर ये है। रिएक्शन सेंटर को एनर्जी किसने दिया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने। एनर्जी आया, अभी एनर्जी ज्यादा था, ये आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करते चले गए, एनर्जी घटा। अब वो कहां इंटर करेगा? रिएक्शन सेंटर में। जब रिएक्शन सेंटर में इंटर करेगा तो रिएक्शन सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए के सेंटर में कौन बैठा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में, जिसे आसानी से निकाल सकते हो। सर पढ़ते तो है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Mg+2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो ये 2 फोटोन गिरेगा, सनलाइट ना, जो एक पैकेट के फॉर्म में वो आएगा ना, और कहां इंटर किया? रिएक्शन सेंटर में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। सर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सर? ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में जाएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। आपको बताया था, याद कीजिए, आपको रिस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां बोला था ना, एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और समझिए, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, आपको बेटा एनर्जी 100 रुपए दिए ना, आप में एनर्जी ज्यादा होगी, आप बेटा चले गए मार्केट में बेटा मस्त घूम रहे हो, चाट पकौड़ा खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास 100 रुपए है, बहुत पैसे, जाके चाट पकौड़ा खा लिया, पूरा बेटा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब वापस से घर आ जाइए, यही हुआ। हमने क्या किया? एनर्जी दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या हो गया? एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी से बाहर की तरफ रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एनर्जेटिक है, इसमें एनर्जी। और जब वो वापस से जाएगा ETS में, ETS क्या करेगा? उस एनर्जी को यूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी था, उस एनर्जी को ETS जो है वो यूज करेगा, और उस एनर्जी से वो बनाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बनाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से अल्टीमेटली बनेंगे ATP। क्या बनेंगे? ATP बनेगा। सर इलेक्ट्रॉन वापस से लौट जाएगा। ध्यान से देखिए, आपके NCERT में एक फिगर बनाया है, बहुत सिंपल सा, ऐसे लिखा होगा, ये फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम है। यहां से हमने एनर्जी डाला, लाइट डाला, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां गया? NCERT लिखता है ETS में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने क्या किया? उस एनर्जी को यूज किया। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज कर लिया, और उस एनर्जी से क्या बना लिया? ATP। और वापस से इलेक्ट्रॉन लौटा दिया, वापस से इलेक्ट्रॉन लौटा दिया। तो बार बार लाइट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। बाहर में कौन है? ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पकड़ लिया, उस एनर्जी को यूज किया, और उससे क्या बनाया? ATP बनाया। तो ये इलेक्ट्रॉन बार बार देखो ना मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकला, ETS में गया, वापस आया। सेम इलेक्ट्रॉन बार बार रोटेट करेगा, बार बार रोटेट करेगा, और ATP बनाएगा। इसलिए इसे कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक कहने का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन बार बार रोटेट कर रहा है, तो साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन सर मतलब ATP बना, लेकिन कौन है रिस्पॉन्सिबल? सनलाइट। सनलाइट का एनर्जी आया,
इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस में गया, एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी से आपने एटीपी बनाया, इसलिए इसे मैं कहूंगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एनसीईआरटी में दो टॉपिक है। सर सेम इलेक्ट्रॉन लौटेगा नहीं तो, इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे जगह चला गया तो वो कहलाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये हमारा दो टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे साइक्लिक, बहुत ही आसान सा, एनसीईआरटी में फिगर भी बनाया है और बहुत 2 से 3 पेज में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। और देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब फोटो सिस्टम बनाइए। बोले ठीक है सर, फोटो सिस्टम बना लेते हैं। ये आपने बनाया रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम कौन सा बनाना है? 1 बनाना। तो यहां पर रिएक्शन सेंटर कौन होगा? P700। ठीक है, इसे सपोर्ट करने के लिए कौन चाहिए? क्लोरोफिल ए। और कौन चाहिए? क्लोरोफिल बी। और कौन चाहिए? कैरोटीन। और कौन चाहिए? ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। बोले ठीक है सर। ये सारे पिगमेंट आपस में जुटे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। और ये क्या बनाया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो सन से एनर्जी आ रहा है, सन से जो सनलाइट आया उसमें एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन सेंटर पे अगर गिरेगा तो रिएक्शन सेंटर खराब हो जाएगा। उसी को कहते हैं सोलराइजेशन ना। एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी के चलते वो पिगमेंट हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, इसलिए बचाना है। इसलिए जो सनलाइट आएगा वो गिरेगा LHC पे, डायरेक्टली RC पे नहीं जाना चाहिए। बोले ठीक है। अब यहां से गया कहां? दूसरे पिगमेंट में घूम रहा है और अल्टीमेटली वो कहां इंटर किया? RC में। एक और सनलाइट आया, 2 सनलाइट आएंगे, 2 फोटोन आएगा, दोनों हिट करेगा। अब यहां से निकल गए कितने इलेक्ट्रॉन? तो मैंने आपको कहानी बहुत अच्छे से समझा रखी है। रिएक्शन सेंटर में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ऑटरमोस्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक फोटोन आएगा, एक आया ढकेल दिया, एक आया ढकेल दिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। सर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एक्साइटेड हो गया, बाहर चला गया। इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला एक सब्सटेंस है जिसका नाम है FRS। इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइटेड फेज में है, इसे कौन पकड़ लेगा? तो मैंने बोला था ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसी का पार्ट है। क्या नाम है? FRS। फुल फॉर्म को अभी जानते हैं, टेंशन मत लीजिए, फुल फॉर्म पढ़ेंगे। FRS नाम है। बोले ठीक है सर। FRS क्या करेगा? इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, FRS इस दोनों इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देगा FD को। FD का फुल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन। दोनों इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर दिया FD को। क्या नाम है? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन में आयरन भी होता है और सल्फर भी होता है, याद रखिएगा। फेरोडॉक्सिन, फेरो मतलब आयरन हो गया, उसमें सल्फर भी है। सर कहां लिखा है? आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। वहां पर आयरन एक कॉलम होगा, उसके बारे में, आयरन के बारे में लिखा है। तो वहां जाके पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेरोडॉक्सिन। सल्फर में पढ़ेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द फेरोडॉक्सिन, यानी फेरोडॉक्सिन में आयरन भी है, सल्फर भी है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? तो फेरोडॉक्सिन में। ध्यान से सुनना, किसने दिया? उसका नाम FRS है। सर क्यों? FRS ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, मेरा नाम FRS, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, कहां से? फोटो सिस्टम 1 से। और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने हैंड ओवर कर दिया FD को। FD क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? तुमने अपना इलेक्ट्रॉन FD में डाल दिया, फेरोडॉक्सिन में। फेरोडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन चला गया तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हो गया, इसलिए इसका नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब समझ में आया? फेरोडॉक्सिन FRS क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को देता है।
तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हो गया। तो फेरोडॉक्सिन को किसने रिड्यूस किया? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। फेरोडॉक्सिन अपने पास नहीं रखेगा इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा एक सब्सटेंस है जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनॉन, पीक्यू, प्लास्टोक्यूनॉन। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसमें भूख ज्यादा है। बोले ठीक है सर, प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा? प्लास्टोक्यूनॉन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो हैंड को ओवर कर देगा एक कॉम्प्लेक्स को, एक कॉम्प्लेक्स को हैंड ओवर करेगा। बोले सर क्या नाम है उस कॉम्प्लेक्स का? क्या नाम है उस कॉम्प्लेक्स का? नाम है साइटोक्रोम, CYT, साइटोक्रोम। जैसे आपने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, AA3 कॉम्प्लेक्स, उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ठीक है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F का बना हुआ। तो मैंने एक साथ लिख दिया, एनसीईआरटी भी एक साथ लिखती है। और इस बार नीट 2020 का ये क्वेश्चन भी, कहां गया इलेक्ट्रॉन? वापस से प्लास्टोक्यूनॉन ने दे दिया साइटोक्रोम B6F को। इसमें दो लोग हैं, साइटोक्रोम B6 है और F, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर कर दिया गया। लो, PQ ने FD से लिया। साइटोक्रोम B6F में ताकत है, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया और उस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से उसने बना लिया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जोड़ दिया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बना लिया ATP। साइटोक्रोम B6 में ताकत था कि जो इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड फेज में, जिसमें एनर्जी था, उस एनर्जी को यूज कर लिया और यूज करने के बाद में उससे क्या बनाया? ATP बना लिया। इसलिए नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। आया समझ में? बोले सर अब क्या होगा? साइटोक्रोम B6F अब ये इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर देगा एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है PC, प्लास्टोसाइनिन। क्या नाम है? प्लास्टोसाइनिन। सर प्लास्टोसियान क्यों मतलब हुआ सर? पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन क्यों कहेंगे? क्योंकि पीसी में लिखा है प्लास्टो यानी क्लोरोप्लास्ट में है, इसलिए नाम दिया प्लास्टो। साइनिन का मतलब सर सियान मतलब होता है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का पिगमेंट है और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया क्योंकि इसमें कॉपर होते हैं। याद रखिएगा, दे आर द कॉपर कंटेनिंग। प्लास्टो मतलब क्लोरोप्लास्ट में है, सियान मतलब ब्लू कलर, क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर है। और ये मोबाइल है, मोबाइल कहने का मतलब मूव कर सकता है, ये चल सकता है ना, एक जगह से पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन, मूव करके दूसरी जगह आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किसे हैंड ओवर कर देगा? PS1 को। किसे हैंड ओवर कर देगा? PS1। अब ध्यान से सुनिए, दिमाग में इमेज क्रिएट कीजिए। फोटो सिस्टम वन था, दो फोटोन आया, दो सनलाइट गिरा, दो फोटोन गिरे, दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया, दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? एक्साइटेड फेज में। दो फोटोन खर्च हो गए, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सर दो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, रुको, उसे ऊपर में कोई सब्सटेंस है FRS उसने पकड़ लिया, वापस नहीं आ रहा है, FRS ने पकड़ लिया। FRS से भूखा है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा है, कौन? FD। तो FD को दे दिया, ले भैया तुम्हें ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन की, ले ले। FD क्या करेगा? इसे दे देगा PQ को। क्या नाम है सर? PQ का फुल फॉर्म प्लास्टोक्यूनॉन। आपने ये नाम सुना है पहले, आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन में यूबिक्यूनॉन, आज पढ़िए प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टो मतलब क्लोरोप्लास्ट। बोले ठीक है, क्यूनॉन क्या करेगा सर? वो अपना इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स को देगा जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सर इससे क्या फायदा होगा? जब प्लास्टोक्यूनॉन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फेज में, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फेज से नीचे आएगा ना, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, इसी एनर्जी से बनेगा ATP। सर साइटोक्रोम B6F कहां भेजेगा? एक मोबाइल कैरियर है, मूव करता है, जिसका नाम है PC, प्लास्टोसाइनिन। और ये प्लास्टोसाइनिन से लौट जाएगा फोटो सिस्टम 1 में। सर फायदा क्या हुआ? दो फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा के वापस आ गया, ऊपर गया, एक चक्कर लगाया, वापस से आ गया।
सर फायदा क्या हुआ? अरे फायदा हुआ, एटीपी बन गए। तो इलेक्ट्रॉन बार बार रोटेट कर रहा है, गया वापस से आया, फिर से सेम इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर लगा रहा है और बदले में एटीपी बना रहा है। इसलिए इसे मैं नाम दूंगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एकदम दिमाग में बेटा क्लैरिटी बना लो। आपकी एनसीईआरटी ऐसा फिगर बनाएगी आसान सा। यहां देखिए ये PS1 है, यहां पास लाइट आता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दो इमिट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ना, उतना डिटेल में नहीं जाएगा, नहीं लिखेगा FRS PQ साइटोक्रोम B6F, नहीं लिखेगा, डायरेक्टली ईटीएस से आ गया कहां, इलेक्ट्रॉन PS1 में। इस दौरान क्या रिलीज हुआ, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया एटीपी में। सर एनर्जी कहां से आया, ध्यान से सुनो। पहले जो PS1 था, ये PS1 था ना, हमने एनर्जी खर्च किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इसे कहा अपहिल, ऊपर ढकेल दिया, एनर्जी ज्यादा। जब ये वापस से लौटेगा डाउनहिल, इसी डाउनहिल प्रोसेस में ईटीएस क्या करेगा, जब वह वापस से लौटेगा अपहिल से डाउनहिल की तरफ, तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ, तो बीच में क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, और एनर्जी से क्या बन गया, एटीपी हो गया। सिंपल। आपको घर वाले ने, आपके पास 1 भी रुपए नहीं थी, घर वाले ने 1000 रुपए दे दी, तो आप तो एक्साइटेड हो जाओगे, अरे 1000 रुपए मिला, चलो अब पढ़ाई वढ़ाई बंद करो, अब चलो बाहर घूम करके आते हैं। अब चले गए, एक्साइटेड हो गए, अब चले गए घर से बाहर में मार्केट घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो ना, तो आपने बेटा क्या किया, चाट पकौड़ा खा रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी मन आ रहा है, क्योंकि तुम एक्साइटेड हो, खूब पैसा है तुम्हारे पास। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे तुमने बेटा पैसा डोनेट कर रहे हो, और वो जो पैसा चाट पकौड़े ने ले लिया, कोई पॉकेट मार बेटा उसने आपका ले लिया, पर्स से निकाल लिया, लो, तो बेटा आपका क्या होगा, अब एनर्जी घटेगा। पहले अपहिल गए थे, अब डाउनहिल आ रहे हो, तो यही जो पॉकेट मारे है, आपका पैसा बेटा निकाल लिया, तो वो पैसे से वो अपना घर चलाएगा, उस एनर्जी से वो अपना एटीपी बनाएगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन बार बार रोटेट कर रहा है, तो इसका नाम होगा साइक्लिक, एटीपी बना, फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो बच्चों लोग ये बताइए, किसे किसे साइक्लिक आसान से भाषा में क्लियर हो गया, किसे किसे ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, तो एकदम सिंपल वे में, ठीक है, सब कोई FES FRS सभी ETS के पार्ट है, ठीक है। तो मेरे में से क्लियर है, किसी को यहां तक कोई इशू नहीं है, आ रहा है, कल्पना समझ में आ रहा है, सितेश अनुभव, चलो ठीक है। अब खतरनाक वाला है, अब सिंपल वाला नहीं है, इसलिए मैंने इजी वाला पहले पढ़ाया, ध्यान से सुनिएगा। अब खतरनाक वाला है, बोले सर हाँ, अब तुम्हें लग रहा होगा जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक कुछ आने वाले। चलिए देखिए, आराम से पहले रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि अभी तो लंबा कहानी है। बोले ठीक है सर, लंबी कहानी है, नीट का क्वेश्चन पेपर है, नीट में आ चुका है, तो पढ़ना तो जरूरी है। चलिए सर कैसे होगा, इस बार कहानी में ट्विस्ट है, ये पहले आएगा PS2, फोटो सिस्टम 2। बोले हाँ सर ठीक है, फोटो सिस्टम 2 आया, एनसीईआरटी ने ऐसे ही बनाया, मैंने भी ऐसे ही बनाया। बोले ठीक है सर, क्या होगा सर फोटो सिस्टम 2 में, वही कहानी, फोटोन गिरेगा LHC पे, LHC से कहां जाएगा, RC में, और RC जो है 2 फोटोन लेने के बाद इमिट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दे विल इमिट द 2 इलेक्ट्रॉन, सेम पहले वाला प्रोसेस, लेकिन इस बार हमने फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट किया। बोले ठीक है सर, लाइट आया, लाइट में एनर्जी थी,
पहले LHC में गया, एनर्जी ज्यादा थी इसलिए LHC में भेजा गया, LHC से एनर्जी थोड़ा ब्रेक हुआ ना, और जब एनर्जी घटा तो वो RC में गया, RC ने सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी को ले लिया और उस एनर्जी को यूज किया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने। 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, सर कहां जाएगा? दे विल गो टू द PHE Pheophytene। नीट के एग्जाम में पूछा गया, एनसीईआरटी में नहीं है। नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फोटो सिस्टम 2 का आंसर करके आना था फियोफाइटीन, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है फियोफाइटीन, तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन याद रख लीजिए फियोफाइटीन PHE। बोले ठीक है सर। एक बार नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, तो एक ही साल 2 बार लगातार पेपर हो गए, कैंसिल हुआ फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, फिर से 2 महीने के बाद फिर से पेपर हुए, लगातार 2 बार पेपर हुआ, दोनों में सेमी क्वेश्चन आया, दोनों में सेमी क्वेश्चन आया। ये फियोफाइटीन अपने इलेक्ट्रॉन को कहां भेजता है? आंसर था क्यूनॉन में भेजता है, क्यू फॉर द क्यूनॉन। ना एनसीईआरटी में है ना कहीं आपको बुकलेट में मिलेगा, लेकिन नीट ने लगातार 2 बार यही क्वेश्चन पूछ दिया कि वो किसे भेजेगा, आंसर इज द क्यूनॉन। ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बोलता है क्यूनॉन क्यों पढ़ते हो? हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे PQ प्लास्टोक्यूनॉन, PQ प्लास्टोक्यूनॉन। आया समझ में? लेकिन आपको नीट वाला दोनों क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। सबसे पहले आया फियोफाइटीन, फियोफाइटीन वो इलेक्ट्रॉन को कहां दे देगा? इलेक्ट्रॉन कहां गया? क्यूनॉन में, क्यूनॉन से कहां गया? प्लास्टोक्यूनॉन। आपकी एनसीईआरटी डायरेक्टली प्लास्टोक्यूनॉन पे बात करेगी। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? प्लास्टोक्यूनॉन ये इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर करेगा एक कॉम्प्लेक्स को, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, आपको अभी मैंने बताया था, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B6। ठीक है, साइटोक्रोम B6। ठीक है, वो हैंड ओवर करेगी एक कॉम्प्लेक्स को जिसका नाम है साइटोक्रोम B6 और F, अभी तो बताया था आपको, साइटोक्रोम B6F को डोनेट करेगा। बोले सर फायदा क्या है? यही तो है, जब इलेक्ट्रॉन आप डालिएगा, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी था, देखिए ना आपने पहले क्या किया, अपहिल, जबरदस्ती बेटा ताकत से ढकेल के तुम्हें पहाड़ पे चढ़ा दिया, तुम नीचे थे, जबरदस्ती एनर्जी दिया, ऊपर एक्साइट करा दिया, तो हो गया अपहिल। अब लौट रहे हो, नीचे आ रहे हो, घर वाले ने 1000 रुपया दिया था, अपहिल पे चले गए तुम, है आज तो चाट पकौड़ा पूरा चलेगा, जाए गए बेटा, वहां पैसा उड़ा रहे हो, तो अब क्या हो रहा है? पैसा घट रहा है बढ़ रहा है? वैसे पैसा तो घट रहा है, डाउनहिल चल रहा है, तो पैसा जो घट रहा है उसी से कोई मशीन, ETS नाम का मशीन है ना, उसमें मेन जो है साइटोक्रोम B6F है, वो मशीन क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करेगा और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेगा और बनाएगा ATP, बन गया ATP। ये मशीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टोक्यूनॉन से लेगा इलेक्ट्रॉन और उस दौरान इस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होगा उससे ATP बना देगा। बोले सर अब क्या करेंगे, बताइए अब क्या होगा? बोले सर अभी तो पढ़ा था, बहुत आसान सा है, इलेक्ट्रॉन सर भेज देंगे PC में, प्लास्टोसाइनिन में, एकदम करेक्ट, प्लास्टोसाइनिन में। तो यहां तक मेरे में से सभी को कहानी क्लियर है, कहानी समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे अब आ रही हो, पैसा बेटा धीरे धीरे घट रहा है। बोले सर अब क्या होगा? प्लास्टोसाइनिन किसको डालेगा? PS2 को? नहीं, इसी दौरान, यहां से देखिए ध्यान से, इसी दौरान यहां पर एक और फोटो सिस्टम है जिसका नाम है PS1, एक और फोटो सिस्टम है जिसका नाम है PS1, फोटो सिस्टम 1, सेम LHC होगा, RC होगा, इस पे भी उसी दौरान 2 फोटोन गिरा, 2 फोटोन गिरे PS1 पे। तो PS1 में जो RC है, रिएक्शन सेंटर में कौन मेटल है? मैग्नीशियम। उसमें कितने हैं आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन? 2 हैं, एक्साइट हो गए और एक्साइट होकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। बोले सर कहां चला गया सर 2 इलेक्ट्रॉन? बताया था, ये इलेक्ट्रॉन गए FRS में, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, आपको बता रखा है। बोले हाँ सर FRS में गया, तो फोटो सिस्टम 1 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी?
फोटो सिस्टम 1 में 2 फोटोन गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें? फोटो सिस्टम 1 में। पीसी बोलेगा टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें दे देता हूं, भरपाई मैं कर देता हूं, मैं तुम्हारी भरपाई कर देता हूं। बोले ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन कहां गया? पीएस1 बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन कहां गया? एफआरएस में। एफआरएस बोलेगा मैं तो दे दूंगा भाई किसे? एफडी को, फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन आयरन और सल्फर दोनों होते हैं इसमें। सर एफडी क्या करेगा सर? फेरोडॉक्सिन किसे देगा? तो ध्यान से सुनिए, फेरोडॉक्सिन जो है एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है एफएनआर। नई एनसीईआरटी में इसका नाम है एफएनआर, नई एनसीईआरटी में इसका नाम है एफएनआर, और ओल्ड एनसीईआरटी में इसका नाम है एनआर, एनएडीपी रिडक्टेस। लेकिन हम नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है एफएनआर। ये क्या बोला है सर? एनआर का मतलब एनएडीपी रिडक्टेस, ये एक एंजाइम है। नई एनसीईआरटी के नाम अकॉर्डिंग इसका नाम है एफएनआर, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल एनआर है। एन का मतलब एनएडीपी, आर का मतलब रिडक्टेस। क्या किया सर? कुछ नहीं करेगा। एफएनआर क्या करेगा? एफडी ने उसे हैंडओवर क्या किया था सर? 2 इलेक्ट्रॉन किया था, 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया एंजाइम ने, और उसने एनएडीपी प्लस को बुलाया, आजा एनएडीपी आ जाओ। तुम प्लस क्यों लिखे हो? क्योंकि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं। दे दे भाई, तो मैं बन जाऊंगा NADP माइनस। देखिए ना, पहले NADP प्लस था, प्लस कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया? NADP। एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बन गया NADP माइनस। इसी दौरान FNR क्या करता है ना? FNR क्या करता है? स्ट्रोमा से, जो फ्लूइड पार्ट है, वहां से 2 प्रोटॉन पकड़ता है, 2 प्रोटॉन पकड़ता है। दे हैव द 2 प्रोटॉन, उसने पकड़ा 2 प्रोटॉन और इसमें NADP माइनस में जोड़ दिया, और ये अब बन गया NADPH और H+। थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाएगा। ये बन गया NADPH और H+ में कन्वर्ट हो गए। यही है बच्चा, यही है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, लंबा चौड़ा दिख रहा है, यही आपका Z शेप का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को आप Z स्कीम कहते हैं। जो आपको Z शेप का स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, इसी को हम लोग Z स्कीम कहते हैं। बोले सर ठीक है, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। सिंपल भाषा में मैंने क्या बोला? सिंपल भाषा में मैंने ये बोला कि फटाफट रिवाइज करो, तब क्लैरिटी दिमाग में बनेगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहां पास आएगा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 लिख दीजिए। कितने फोटोन गिरे सर? 2 फोटोन गिरा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक्साइटेड हो गए। पैसा तुम्हें घर वाले ने दिया, तुम एक्साइटेड हो। मार्केट, अब वहां मार्केट में बेटा क्या होगा? इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब कोई चाट पकौड़ा वाला पकड़ेगा तुम्हें, पकड़ लिया है, बहुत पैसा लिए हुआ है, ठीक है, फियोफाइटीन को दे देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम द PS2 फियोफाइटीन। सर फियोफाइटीन किसे देगा? तो मैंने क्या बोला था, नीट में लगातार 2 बार क्वेश्चन आया, उसका नाम था क्यू फॉर द क्यूनॉन। नहीं याद रखिए, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में उसका नाम दिया है प्लास्टोक्यूनॉन। क्यूनॉन से कहां गया? प्लास्टोक्यूनॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए प्लास्टोक्यूनॉन में। बोले ठीक है सर, प्लास्टोक्यूनॉन अपने पास रख लेगा? नहीं, इससे ज्यादा भूखा कोई है, इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई भूखा है। इस भूखे आदमी का नाम है साइटोक्रोम B6F। ये सबसे भूखा इंसान है दुनिया का, साइटोक्रोम B6F। बोले ठीक है, साइटोक्रोम B6F क्या करेगा? प्लास्टोक्यूनॉन से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी एनर्जी को ये तोड़ सकता है, यूज कर सकता है,
और यूज करके उसने एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर लिया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, एटीपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बोले सर ठीक है, अब क्या करेंगे? साइटोक्रोम B6F ये इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करेगा पीसी को, वही पीसी कॉपर कंटेनिंग वाला, वही पीसी जो ब्लू कलर का होता है, वही पीसी जो मोबाइल चल सकता है। तो सर अब क्या होगा? तो देखिए सर, अभी मैंने पैसा घर वाले से लिया, अप हो गया, अपहिल। अब सर मेरा पैसा तो घट गया सर, मैं तो नीचे आ गया हूं, डाउनहिल। तो पहले चले अपहिल, फिर चले डाउनहिल। इसी दौरान आपको मिलेगा एक और, थोड़ा ऊपर बनाइएगा, दोनों को पैरेलल एक साथ मत बनाइएगा, PS1 PS2, PS2 नीचे, PS1 थोड़ा ऊपर। सर क्यों? बताऊंगा, तो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी ने भी ऊपर बनाया है, ध्यान दीजिएगा, PS1 थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है सर। PS1 पे भी 2 फोटोन गिरा उसी दौरान, ऐसा नहीं कि यहां पहले गिरेगा वहां, ऐसा नहीं, एट ए टाइम बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, 1 सेकेंड में लाखों बार ऐसा रिएक्शन होता है, तो बहुत फास्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, एक्साइट हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा किसने? तो आंसर सा FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सर ये क्या करेगा? FRS क्या करेगा? वो हैंड ओवर करेगा FD को, फेरोडॉक्सिन को। तो फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दिया तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन रिड्यूस हो गया, इसलिए नाम पड़ा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सर अब सर PS1 का तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो टेंशन काहे के ले लेते हो? टेंशन मत लो, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरपाई कर दी पीसी से। पीसी अपने घर से थोड़ी लाया, वो अल्टीमेटली PS2 ने दिया। PS2 का इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां गया? PS1 में। PS1 का इलेक्ट्रॉन FD में है, FD बोलेगा हम किसे देंगे? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है FNR। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग FNR, पुरानी एनसीईआरटी NR, NADP रिडक्टेस। 2 इलेक्ट्रॉन FNR को दे दिया गया। बोले सर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, ये एंजाइम है, तो एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। एंजाइम का काम क्या होता है? सबस्ट्रेट को पकड़ना। सबस्ट्रेट का नाम है NADP+, ठीक है। और उसने क्या किया? NADP+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, तो क्या बना? NADP-, क्योंकि एक तो इसको प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन का भूखा था, पहले भूख को खत्म किया, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया NADP-। इसी दौरान 2 प्रोटॉन भी मिलेंगे, यहां 2 प्रोटॉन मिलेगा, और 2 प्रोटॉन से ये जुड़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा NADPH और H+ में ना। तो आपको लाइट रिएक्शन चलाना क्यों जरूरी था? इसीलिए सोचिए, लाइट रिएक्शन से NADPH बनाना था, बन गया। लाइट रिएक्शन से ATP बनाना था, प्रोसेस कंप्लीट। आपने ATP भी बना लिया और आपने NADPH भी बना लिया। लेकिन सर प्रॉब्लम एक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है। बोले क्या? सर PS2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फोटोन गिरे, बाहर निकला, ठीक है। PS1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो बाहर निकले। ये इलेक्ट्रॉन नीचे गया, इसकी भरपाई होगी। इसका इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने में चला गया। सोचिए ना, PS2 का 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अपहिल, फिर नीचे आया, डाउनहिल। यहां का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अपहिल, पहले अपहिल, फिर नीचे आया, डाउनहिल, फिर अपहिल। Z दिख रहा है? अब समझ में आया Z स्कीम क्यों नाम दिया? पहले ऊपर गया, अपहिल, नीचे आया, डाउनहिल, फिर ऊपर गया, अपहिल। तो क्या हुआ? अप डाउन अप, Z शेप का बनता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं Z स्कीम। इसलिए इसे हम लोगों ने क्या कहा? Z स्कीम। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर रिएक्शन तो एक ही बार होगा ना। PS2 का इलेक्ट्रॉन गया, NADPH में चला गया। सर आपने बोला 1 सेकंड में लाखों बार होगा,
तो PS2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी। मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने बेटा, मेरा नाम PS2 है, मैंने PS1 को दिए, PS1 ने वो इलेक्ट्रॉन को लिया और NADP प्लस में डाल दिया। सर मेरे में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो अब कौन भरपाई करेगा? अब मैं रिएक्शन नहीं चलाऊंगा, मेरे पास का खजाना थोड़ी है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का खजाना थोड़ी है कि मैं बार बार चलाते रहूंगा। एक बार हो गया, अब मैं कहां से इलेक्ट्रॉन दूं? मेरे एटॉमोस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने दे दिया, अब मैं कहां से दूंगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है, अब दूसरा रिएक्शन तो चला नहीं सकता, तो मुझे कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? सर मैं दूसरी बार रिएक्शन कैसे चलाऊंगा? सेकेंड जेड स्कीम कैसे चलाऊंगा सर? इसलिए इस PS2 के साथ में जुटा होता है OEC, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस PS2 के साथ जुटा होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सर क्यों? ये बैंक है, तुम्हारे पास 2 रुपए तुम्हें देना है, किसी को दे दिया, अब 2 रुपए की कमी हो गई, अब मैं बोलूंगा फिर से दो, 1 सेकंड में 1 लाख बार देना है। बोले क्या मजाक कर रहे हो भाई, 1 सेकंड में 1 लाख बार देना है, हर बार 2-2 रुपए देना है, मेरे पास पैसा रहेगा तब तो बैंक से लो ना, बैंक का नाम है OEC। क्या करेगा OEC सर? OEC क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, ये वाटर को तोड़ेगा, ये वाटर को तोड़ेगा। H2O टूटा, बोले हाँ, H2O को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? H2O को तोड़िए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन इक्वल टू हाइड्रोजन हो गया ना, और बना हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। सोचिए, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो भाई साहब बाहर रिलीज हो गया, ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया, ऑक्सीजन का तो आप टेंशन छोड़िए, वाटर टूटा, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, इसलिए नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब बचा हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन एटम ना, 2 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम यानी 2 इलेक्ट्रॉन। सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। बोले सर उससे फायदा क्या हुआ? PS2 को 1 सेकंड में लाखों बार जेड स्कीम चलाना है, एक बार चलाया जेड स्कीम, अब इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो बार बार कौन देगा? तो बार बार, हर बार अब वाटर टूटेगा और अपना इलेक्ट्रॉन PS2 को डाल देगा। अब समझ में आया? हर बार वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन PS2 में गया, PS2 से PS1 में आया, PS1 से NADPH में आया, तो NADPH अब बनते जा रहे, वाटर टूटते जा रहा है। अब हर बार इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो वाटर है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो गया? तुम PS2 थे, तुम्हारे पास 2 रुपए था, वो तो खत्म हो गया, अब बार बार बैंक से लोगे ना, बैंक कौन है? OEC, वाटर टूटेगा और वाटर का बार बार इलेक्ट्रॉन PS2 में, PS2 से PS1 में, PS1 से NADPH में जाते जाएगा। आ गया समझ में? तो यहां देखिए इस जेड स्कीम से फायदा क्या है? सर जेड स्कीम से फायदा हमें 2 ही चीज दिख रहा है। पहला फायदा है सर, ATP मेरा बन गया, हमें ATP चाहिए था लाइट रिएक्शन का, बन गया। दूसरा सर NADPH चाहिए था, सर वो भी बन रहा है, 2 फायदे। और तीसरा सर वाटर टूटा, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है। तो अब एनसीईआरटी आपका ये फिगर बनाएगी, आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बेटा बस ऐसे फिगर बना के छोड़ देगी, अपना समझना आपका काम है। ये 2, ये 1, एनसीईआरटी में ऐसा ही फिगर है, यहां पर 2 फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और ये इलेक्ट्रॉन गया कहां? ETS में, और ETS में क्या था? ताकत था, ताकत के हेल्प से आपने क्या बना लिया? ATP बना लिया। बोले ठीक, 1 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन FRS, और FRS से अल्टीमेटली कहां गया? NADPH में। NADPH और H+ बनाने में एनसीईआरटी में देखिएगा तो बस बच्चा एक चुन्नू मुन्नू सा यही फिगर बनाया, बस यही फिगर एनसीईआरटी में बनाया गया।
अब समझना आपका काम है। बोले सर देखो कहानी क्या है, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ETS में गया, ETS उस एनर्जी को यूज किया, ATP में कन्वर्ट। तो पहले हुआ सर अपहिल, आपने ताकत लगा करके बेटा आपको आसमान में फेंक दिया। मैंने क्या बोला था आपको, बेटा 1000 रुपए मिल गए, आप बेटा पूरा एक्साइटेड हो, पूरा एक्साइटेड हो, चले गए एक्साइटेड होकर के मार्केट। तो क्या हुआ अपहिल, मार्केट में गए, चाट पकौड़े वाले ने बेटा सारा पैसा ले लिया, पॉकेट मार था, ले लिया बेटा पैसा। तो सर पैसा तो खत्म हो गया, तो बेटा नीचे आ जाओ। तो अब क्या हो रहा है सर, डाउन हिल हो रहा है, नीचे आ रहा हूं। तो बेटा जब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा था, अब पैसा कम हो गया, नीचे आ गए, पैसा कम, ऊपर पैसा ज्यादा, तो सर बीच में पैसा कहां गया, सर पैसा ATP बनाने में खर्च हो गया। ठीक है, फिर तुम चले गए अपने चाचा के घर, वहां भी बेटा 1000 रुपये मिला, फिर से एक्साइटेड हो है, चलो ऊपर चलेंगे। तो क्या हुआ, फिर से हुआ अपहिल, फिर से क्या हुआ अपहिल। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से बेटा नीचे आ रहे हो, स्लाइटली नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, एनर्जी रिलीज होगा। इसी एनर्जी से आप NADPH बनाओगे, ये भी बेटा एक तरह का ताकत ही है। NADPH is also a form of energy, ATP is also a form of energy। तो आपको एसिमिलेटरी पावर बनाना था, ताकत। तो ताकत फोटोसिंथेसिस में दो तरह के, एक ATP है और एक NADPH है, तो दो तरह का ताकत बन गए। आई थिंक एकदम क्लियरिटी है, दिमाग में एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपने जेड स्कीम चलाया, ATP बना, बोले हाँ सर बना। तो ATP जो बन रहा है वो सेम इलेक्ट्रॉन बार बार रोटेट हो रहा है क्या, अरे नहीं सर ऐसा कैसे, वाटर देखो ना सर, यहाँ वाटर मैंने पहले तोड़ा है, वाटर टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन रिलीज किया सर। देखो ये सर बार बार इलेक्ट्रॉन ना PS2 में जाएगा, PS2 से PS1 में आएगा, PS1 से NADPH में जाएगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन थोड़ी रोटेट कर रहा है सर, ATP तो बना लेकिन सेम इलेक्ट्रॉन थोड़ी रोटेट कर रहा है। हर बार नया वाटर टूटता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसे हम लोग कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जेड स्कीम का नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोले ठीक है सर, जेड स्कीम का नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर क्यों, क्योंकि ATP बन रहा है, फोटो का मतलब लाइट, लाइट के हेल्प से ही आपने ATP बनाया, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेम इलेक्ट्रॉन रोटेट हुआ, नहीं सर बार बार वाटर टूटता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर NADPH में जाता है, तो NADPH में जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना सर वो वाटर का है। ठीक है सर, साइक्लिक में क्या था, एक बार फटाफट करें साइक्लिक वाला रिवाइज। PS1 2 फोटोन गिरा, बोले हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, कहां गया FRS, बोले करेक्ट, FRS से FD, FD से वो बच्चा जाता था प्लास्टोक्यूनॉन में, फिर जाता था साइटोक्रोम B6F में, फिर जाता था PC में और लौट जाता था। तो इलेक्ट्रॉन गया अपहिल, वापस लौटा डाउनहिल, तो उस दौरान एनर्जी इमिट हुआ और क्या बन गए, ATP बन गया। तो ये हो गया आपका साइक्लिक, और इधर वाला क्या है नॉन साइक्लिक। अब मुझे 5 डिफरेंस बताइए, मुझे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में ध्यान से सुनिए, और ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस, पहला साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, चलिए आंसर कीजिए। आपको स्क्रीन पे साइक्लिक भी दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे नॉन साइक्लिक भी दिख रहा है, तो मुझे बताइए साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। ये बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, नीट का एग्जाम में आता है। चलो सभी बच्चा फटाफट, साइक्लिक में देखिए सर केवल 1 था, 1 का इलेक्ट्रॉन गया, ये सब FRS से सब का चक्कर लगाया, वापस लौट गया, तो केवल सर 1 फोटो सिस्टम। नॉन साइक्लिक, सर नॉन साइक्लिक में जानते क्या होता, 2 से चला था इलेक्ट्रॉन 1 में, और 1 से सर NADPH, 2 फोटो सिस्टम। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। देखो दोनों लिखा हुआ है तुम्हारे स्क्रीन पे, दोनों गिवन है, और मुझे बताइए सिंपल भाषा में,
ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, एकदम लिखा है फोटोलिसिस वाटर कहां टूट रहा है, तो बोलेंगे सर नॉन साइक्लिक में। थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलीज कहां होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व कहां होगा, 1 में और 2 में। ऑक्सीजन का रिलीज कहां होगा, साइक्लिक में या नॉन साइक्लिक में, आंसर सर नॉन साइक्लिक। थर्ड क्वेश्चन, NADPH का फॉर्मेशन कहां होगा, NADPH का फॉर्मेशन कहां होगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। NADPH का फॉर्मेशन कहां होगा, देखो NADPH कहां बन रहे हैं, साइक्लिक में बन रहा है या नॉन साइक्लिक में बन रहा है। ठीक है, तो देखो सर NADPH तो केवल यहां बन रहा है नॉन साइक्लिक में, क्योंकि PS वाटर का इलेक्ट्रॉन PS2 में, PS2 से PS1, PS1 से NADPH में चला गया। लेकिन साइक्लिंग में सर इलेक्ट्रॉन जाता है वापस से तो लौट आ जाता है, यहां पर NADPH तो होता ही नहीं, तो NADPH केवल बनेगा नॉन साइक्लिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ध्यान से। ठीक है, यानी कि नॉन साइक्लिक में आपने 4 चीज नोट किया, दे हैव 2 फोटो सिस्टम PS1 PS2। सेकेंड, इसमें PS2 है तो PS2 से जुटा होगा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां जाएगा, NADPH में। साइक्लिक में PS2 नहीं है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वाटर नहीं टूटेगा, तो NADPH भी नहीं बनेगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। जो बैक्टीरिया होता है, ध्यान से देखो, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर फोटो सिस्टम 2 नहीं होते, ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया के अंदर में फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो OEC नहीं होगा, अगर OEC नहीं है तो वाटर नहीं टूटेगा, अगर वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, इसलिए ये एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। आया कुछ समझ में या ऊपर गया? बैक्टीरिया के अंदर में केवल होता है फोटो सिस्टम 1, 2 नहीं होता। अगर 2 नहीं है तो OEC भी नहीं होगा, वाटर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, इनऑक्सीजेनिक होगा। सर 1 है, इलेक्ट्रॉन निकला ETS में गया, ETS में गया, ETS से कहां गया, वापस से लौट गया, वापस से लौट गया, 1 मिनट, वापस से लौट गया। यहां देखिए बदले में क्या बन गया, ATP बन गया। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में और प्लांट में थोड़ा समझिए, एक डिफरेंस काम आएगा। चलिए अब मुझे फटाफट बताइए, चलो मैं वापस से पूछो, चलो ये बताइए कि नॉन साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, नॉन साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कौन कौन से, कौन कौन से, आंसर सर PS1 एंड PS2 बोथ, PS1 एंड PS2 बोथ। चलिए साइक्लिक में कौन सा, साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, आंसर ओनली PS1। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड, NADPH का फॉर्मेशन कहां होगा, NADPH का फॉर्मेशन कहां होगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। ठीक है, एंड द लास्ट वन, ATP का फॉर्मेशन कहां होगा, ATP का फॉर्मेशन कहां होगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। ATP का फॉर्मेशन कहां होगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो बोलेंगे सर दोनों में, तभी तो नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अरे भाई साइक्लिक में भी ATP बना है, यहां देख लो भाई, साइक्लिक में भी ATP बना है भाई, ऐसे मत बोलो, साइक्लिक में भी ATP बना, नॉन साइक्लिक में भी ATP बना, ATP तो दोनों जगह बनेंगे, ATP तो दोनों जगह बनेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ATP दोनों बनेगा। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बोले ठीक है। अब सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन में पूछूंगा, देखिए ध्यान से, ये PS2 है,
ये PS1 है। बोले हाँ सर ठीक है। लाइट आया, गिरा इस पे, लाइट आया, इस पे गिरा, ठीक है। PS2 जो है इसका रिएक्शन सेंटर कौन होता है? P680, 680 नैनोमीटर तक के लाइट को पकड़ सकता है। 680 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं पकड़ेगा। ये पकड़ेगा 700 को, P700। सोचिए थोड़ा दिमाग खोल करके, अगर शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, एनर्जी कम होता है, ढलता हुआ सूरज है तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अगर लैम्डा, ठीक है, क्या होगा, जो ढलता हुआ सनलाइट है उसमें एनर्जी कम है यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा। और मान लो बच्चा वेवलेंथ है मोर देन 680, 600 से 80 से ऊपर है, 680 से ऊपर वाला वेवलेंथ है, तो मुझे बताइए क्या PS2 एक्टिवेट हो पाएगा? PS2 का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 680, उसके बाद हाथ खड़ा कर देगा, सरेंडर। मैं नहीं पकड़ सकता, शाम का टाइम है, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है यानी वेवलेंथ ज्यादा है, 680 से ज्यादा है, तो क्या PS2 काम करेगा? बोले सर नहीं करेगा, PS2 काम नहीं करेगा। 680 से ज्यादा है तो किस रेंज में आएगा? PS1 पकड़ेगा केवल। अगर PS1 पकड़ेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ETS में जाएगा, ETS में जाएगा और ETS से लौट जाएगा, तो केवल क्या चलेगा? साइक्लिक। तो आपके एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछेगी, आपके एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछेगी कि मुझे बताइए साइक्लिक कब चलेगा। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, ये बताइए दो तरह के चलते हैं प्लांट में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो प्लांट में साइक्लिक कब चलेगा? तो आप बोलेगा सर देखिए PS2 का तभी चलेगा जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ हो या उससे नीचे वाला हो, तभी तो वो पकड़ सकता है। 680 से ऊपर को नहीं पकड़ सकता। तो अगर 680 से ऊपर आया तो ऑटोमेटिकली, अगर सन में एनर्जी कम है, एनर्जी कम है यानी वेवलेंथ ज्यादा है, 680 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो PS2 हाथ खड़ा कर देगा, केवल PS1 होगा, तो केवल क्या चलेगा? साइक्लिक चलेगा। आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए, ये दिमाग में आपको आना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज, चलिए नेक्स्ट चीज बताइए, बड़ा ध्यान से बताइएगा, इस बार खतरनाक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जो पूछा जाता है एक्सप्लेन पहले मैं कर देता हूं। ये PS2 है, पहले मैं पूरा कहानी बता दूंगा, आंसर आप ध्यान से आसानी से बताइएगा। PS2, दिस द PS1। एक बार Z स्कीम चला रहा हूं, एक बार मैं Z स्कीम चला रहा हूं, दो फोटोन यहां गिरे, दो फोटोन यहां गिरा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से कहा है ETS में, ETS से PS1, PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है, FRS, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग FNR कर देते ना, और ये बन गया NADPH, ठीक है। ये एक Z स्कीम हो गया, देख लो ध्यान से, एक Z स्कीम चल गया, ठीक है। एक सेकेंड में लाखों बार Z स्कीम चलना है, एक सेकेंड में लाखों बार Z स्कीम चलना है सर, तो बार बार इलेक्ट्रॉन की भरपाई कहां से होगा? तो मैंने बोला था वाटर टूटेगा, OEC, वाटर टूटा, वाटर टूटेगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, ये आपका एक Z स्कीम बना हुआ है, ठीक है। एक Z स्कीम चलने में एक वाटर टूटता है, लिख लो 1Z स्कीम चला, एक Z स्कीम चला, कितने वाटर टूटे? 1 वाटर, कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ? हाफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने में, ध्यान से सुनना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने में प्लांट को कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लांट से बाहर आना है तो कितने मुझे फोटोन प्लांट के ऊपर डालना पड़ेगा? आराम से सोचिए और आंसर बताइए। चलो गलत है, कल्पना वापस से सुधारो, 4 बोला है, गलत है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने में
एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने में मुझे कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी? एनीवन? किसी को नहीं? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्लांट से बाहर निकलना है तो उसे कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी? भाई आंसर करो। सितेश, अनुभव, कल्पना, ललितेश। कल्पना ने आंसर किया 4। एनीवन? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्लांट में से रिलीज करना है, कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी? अनुभव का मानना है 4, गलत है। ललितेश आंसर करो, राज आदित्य आंसर करो। आंसर सभी का गलत है। ललितेश का 2, 2 कैसे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम लोग कहते हैं, ये 1 1 कहां से, ये कुछ भी बोलता है। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। कितना लाइट का क्वांटा चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने में? चलो फिर से मैं मौका दे रहा हूं। जेड स्कीम को ध्यान से देखो। जेड स्कीम चलेगा तब एक वाटर टूटेगा। एक वाटर टूटा तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुए? एक वाटर टूटेगा तो हाफ मॉलिक्यूल रिलीज हुए। और मुझे चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होते हुए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए, यानी कि मुझे 2 बार जेड स्कीम को कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक जेड स्कीम को कंप्लीट होने में 2 फोटोन PS2 को चाहिए और 2 फोटोन चाहिए PS1 को। एक जेड स्कीम में एक वाटर टूटा, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, फोटोन 2 PS2 को और 2 PS1 को, 4 फोटोन। तो मुझे अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए तो कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी? तो कल्पना का राइट आंसर है, ललितेश का भी राइट आंसर है। चलो बाकी लोग करो। चलो अनुभव और राज आदित्य, अब बताओ। इतना मैंने क्लू दे दिया। सितेश, सितेश तो कुछ बोलता ही नहीं। ठीक है, अब राज आदित्य का भी आंसर करेक्ट है। चलो ठीक है। चलो अब बताओ कौन है? अनुभव। हाँ, अनुभव और सितेश, यही 2 बचे। चलो फटाफट आंसर क्या होगा? 8। अब आंसर क्लियर है। एक जेड स्कीम को इमेजिन कीजिए, एक जेड स्कीम को चलाने में 2 फोटोन PS2 पे, 2 फोटोन PS1 पे, 4 फोटोन खर्च। और एक जेड स्कीम को चलाने के लिए मुझे एक वाटर तोड़ना पड़ेगा। एक वाटर यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करना है तो मुझे बेटा 2 वाटर को तोड़ना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट टू 2 जेड स्कीम। और 2 जेड स्कीम को चलाने के लिए 8 फोटोन खर्च होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। हाउ मेनी क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगर तुमने प्लांट पे एक फोटोन डाला, अगर तुमने प्लांट के ऊपर एक फोटोन डाला तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? अगर तुमने प्लांट के ऊपर एक फोटोन डाला, सनलाइट का एक फोटोन तुमने प्लांट के ऊपर डाला, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? चलो आंसर कीजिए। अगर तुमने एक फोटोन डाला, सनलाइट का एक फोटोन गिरा दिया, तो कितने होंगे? राज आदित्य क्या 1/2? कल्पना इज द राइट आंसर। कल्पना का आंसर करेक्ट है। ललितेश तुम बताओ। अनुभव तुम बताओ। ललितेश सोचो, सोचो, वापस से सोचो। ठीक है ना? कल्पना ने आंसर करेक्ट किया है, इसलिए तो मैं किसी को देखने नहीं दे रहा हूं कि अनुभव तुम्हारा आंसर क्या है? अनुभव क्या आंसर है तुम्हारा? मैंने बोला 8 फोटोन गिरेगा, 8 फोटोन गिरेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो मैंने अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि एक फोटोन डालोगे तो कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होगा? तो आंसर इज 1/8। अरे 8 फोटोन गिराने से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है।
तो एक फोटोन डालने से कितना होगा 1/8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसे कहते हैं क्वांटम यील्ड, इसे कहते हैं क्वांटम यील्ड, इसे कहते हैं हम लोग क्वांटम यील्ड। आया कुछ समझ में? तो ये मेरे में से अब सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी पूछती है कि जेड स्कीम जेड शेप का ही क्यों है? जेड स्कीम जो आपने बनाया वो जेड शेप का ही क्यों है? तो आप बोलते हो कि सर यहां पर PS2 था, सनलाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, अपहिल हुआ, फिर सर ये ETS में गया, डाउनहिल हुआ, इस दौरान एनर्जी इमिट हुए और ये PS1 में गया डाउनहिल। फिर से सर पैसा लिया अपने चाचा जी से, एक्साइट हो गए, अपहिल हुआ, फिर बचा अब डाउनहिल में जा रहे हो, डाउनहिल में जा रहे हो और अल्टीमेटली NADPH बन गया, NADPH बन गया। लेकिन ये जेड स्कीम्स जो आपने बनाया नॉन साइक्लिक जो बना, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, व्हाई दे आर द जेड शेप। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये हमने पूरा का पूरा जो जेड स्कीम बनाया है वो हमने बनाया बच्चों लोग रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में। बोले ये क्या है सर? रिडॉक्स पोटेंशियल का ये स्केल है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल का एक स्केल बना हुआ है, रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल है। बोले ठीक है सर। रिडॉक्स पोटेंशियल कहने का मतलब होता है जितना जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत उतना ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होगी। तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो इसका है वो +1.2 है, पोटेंशियल 1.2 है, और यहां रिडॉक्स पोटेंशियल -0.8 है। आप F, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, ये सभी को अगर आप रिडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज कर दे तो फियोफाइटिन से क्यूनॉन में क्यों जाता है? क्योंकि क्यूनॉन का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा। यहां देखिए +1.2 है, यहां 0 है और यहां -0.8 है। तो जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, साइटोक्रोम B6F का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इससे ज्यादा PC का था, इलेक्ट्रॉन ले लिया। उससे ज्यादा 1 का था। अब तुमने ताकत खर्च किया, सनलाइट दिया, इतना ताकत खर्च किया कि आपका अगेंस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर से रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में नीचे आ गया, ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ। तो अगर सारे ETS के सब्सटेंस को, फियोफाइटिन, क्यूनॉन को आप रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पे रख दीजिएगा तो वो जेड शेप का ही बनेंगे। ना तो हम चाहते तो ऐसे तो बना सकते ना, वो बना देता। तो ये ऊपर से नीचे घट रहे क्योंकि इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर आप रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में अरेंज कर दे तो जेड शेप ही बनते हुए दिखेगा, इसलिए जेड शेप का दिखता है। आपका आंसर होगा इफ वी विल अरेंज all the electron carrier in the redox potential scale, they will form Z shaped structure। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन था और यहां पर आपका लाइट रिएक्शन लगभग बचा 90% पार्ट कंप्लीट हो गया। लाइट रिएक्शन है। इस बार नीट का पेपर में था कि प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन किसे देगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इस बार नीट 2020 में आया था। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F को देगा और वहां से PC में जाएगा। यही था अरेंजमेंट ना, ये नीट 2020 का पेपर में आ चुका है। चलो ठीक है, तो एक बार लास्ट बता दो, अब क्लास कंप्लीट है। किसे किसे समझ में आ गया आज की क्लास?
अच्छा PS1 एंड PS2, हाँ कल्पना का अच्छा क्वेश्चन है सर। अप एंड डाउन क्यों होता है, यहाँ देखिए कल्पना PS2 जो है यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो +1.2 है, ज्यादा है, और PS1 का इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम है, लगभग 0। तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे जब आप बनाइएगा तो PS1 का रिडॉक्स पोटेंशियल कम है इसलिए ऊपर बनाया, इसका ज्यादा है इसलिए हमने रिडॉक्स पोटेंशियल पे नीचे बनाया। अब समझ में आया कल्पना? ठीक है, कल्पना क्लियर है? हमने रिडॉक्स पोटेंशियल पे बनाया, तो जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था नीचे बनाया, रिडॉक्स पोटेंशियल उसका कम था ऊपर बनाया। इसलिए आपकी एनसीईआरटी भी बेटा एक नीचे एक ऊपर बनाई, तो उसमें कंफ्यूजन सर लगता है जगह कम था इसलिए बना दिया क्या? नहीं, वो बच्चा एनसीईआरटी बहुत सारे ऐसे चीज होता है उसे एक्सप्लेन नहीं करता, उसे आपको अच्छे से सीखना पड़ता है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा ये जेड नहीं लगा, एन लग रहा है, चलो ठीक है, फिर भी हम लोग जेड मानते हैं क्योंकि हिल साहब ने इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं, तो जेड शेप का दिखता है। ठीक है, तो इसे हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। चलो ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, लेकिन आज जाइए और धड़ल्ले से आप सारे के सारे लाइट रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस बना लीजिए। अगले दिन आई थिंक अब तो छुट्टी होगा, तो अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो याद रखना आपका लाइट रिएक्शन के सारे क्वेश्चन बने हुए होने चाहिए। चलो ठीक है।